हालांकि अभी पूर्णिया में जनसुराज की पदयात्रा नहीं हुई है, लेकिन 2 अक्टूबर को दल बनने के बाद से धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस जनसुराज का जो विचार है, जो परिकल्पना है, उसका एक संगठनात्मक स्वरूप सीमांचल के उन जिलों में भी शुरू हो गया है जहां पर अभी पदयात्रा नहीं हुई है, लेकिन दल की परिकल्पना से प्रभावित लोग दल से जुड़कर अपना राजनीतिक कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। उसी के तहत जैसे आप देख रहे हैं, कुछ साथियों से आपका परिचय हो रहा है। आने वाले कुछ समय में, आने वाले 1 महीने में आप देखेंगे कि सीमांचल के जो 4 महत्वपूर्ण जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इन चारों जिलों की जो राजनीतिक गतिविधि है जनसुराज के नजरिए से, वो पूर्णिया के इसी कैंपस से उदय जी जो बड़े भाई हैं, उनके मार्गदर्शन में और उनका जो अनुभव है इस क्षेत्र का, उनके मार्गदर्शन में इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। और हम लोग की कोशिश होगी कि जितना कुछ हो सके, जो हम लोग आकर यहाँ, चूंकि पटना से बहुत दूर होता है तो उतना समय हम लोग अभी तक नहीं दे पाए हैं, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में आप मुझे भी यहाँ ज्यादा देखेंगे और हम लोग की कोशिश होगी कि सीमांचल के हर एक सीट पर, जैसे पूरे 243 में जितनी मेहनत, जितनी तैयारी अन्य बिहार के अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में की जा रही है, उतनी ही ईमानदारी, उतनी ही मेहनत और परिश्रम करके सीमांचल के इन सीटों पर भी जनसुराज एक बेहतर विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपना नजरिया, अपना विकल्प प्रस्तुत करे। जनसुराज का जो उद्देश्य है आपको मालूम है, पिछले 30-35 साल से बिहार में जो एक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है, उसी तरह मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सिर्फ भाजपा के डर से, उनके पास विकल्प न होने की वजह से लालटेन को, राजद को वोट करता है। उस विकल्पहीनता को खत्म करना, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना, ताकि विकल्प के अभाव में किसी व्यक्ति को गलत दल और नेता का चुनाव न करना पड़े, उनको वोट न देना पड़े। इसलिए जनसुराज की स्थापना, एक उद्देश्य जनसुराज की स्थापना के पीछे वो भी है। आप देखेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज यहाँ मजबूती से सशक्त उम्मीदवार, सशक्त और ईमानदार उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ेगा और हम लोगों की कोशिश होगी कि जनता सही विकल्प का, एक ईमानदार और बेहतर विकल्प का चुनाव करे और बिहार में विकल्पहीनता के अभाव में लालू, नीतीश और भाजपा का ये जो त्रिकोण चला आ रहा है, इसको रोका जा सके। बिहार में भी शिक्षा और पलायन पर बात हो, बिहार में भी विकास की बात हो, बिहार भी देश के कुछ अन्य राज्यों की तरह विकास के पथ पर वापस जाए। इसी परिकल्पना को लेकर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। मैं अंतिम एक बात इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, जो बातें हम लोगों ने पिछले 2-2.5 साल में पदयात्रा के दौरान, इस अभियान के दौरान गांव-गांव में जाकर कहा है, उसमें उसकी ईमानदारी और शुद्धता में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी स्तर पर नहीं किया जाएगा, ना राजनीतिक स्तर पर, ना वैचारिक स्तर पर। बिहार सुधारने का जो लक्ष्य है हम लोगों के लिए, जनसुराज सिर्फ चुनाव लड़ना, MLA MP बनना वो नहीं लक्ष्य है। बिहार को सुधारने का जो लक्ष्य है वो करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उसको करने में चाहे 2 बरस लगे या 10 बरस लगे, विचार के स्तर पर और प्रयास के स्तर पर इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। हम लोग कटिबद्ध हैं। हम लोग को मालूम है बड़ी चुनौती है, लेकिन चाहे जितनी बड़ी चुनौती हो, उसके लिए प्रयास करने के लिए हम लोग बिल्कुल संकल्पित हैं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मंच पर मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, आप जब सवाल करें तो पूर्णिया और इस सीमांचल एरिया के बारे में इन सब का अनुभव मेरे से कहीं ज्यादा है। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो जरूरी नहीं है कि वो सवाल आप मेरे से ही पूछें। इन साथियों से, ये साथी भी उसका उत्तर दे सकते हैं, आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। इलाके में आए हुए यहाँ पप्पू यादव बहुत बड़ा फैक्टर, और आपके खिलाफ वो बयानबाजी भी करते हैं और आप भी उनके खिलाफ बयानबाजी, क्या कहाँ उसको चुनौती मानते हैं इस इलाके में? जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इस शख्स ने ही दिखाया है कि यहाँ पर पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं है। ये तो उदय सिंह जैसे लोग जब यहाँ पर सक्रिय अभी नहीं है राजनीतिक तौर पर, इलेक्टोरल सेंस में सक्रिय तो समाज के स्तर पर हैं ही, राजनीतिक तौर पर हैं, लेकिन चूंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उदय जी जैसे जो साथी हैं वो बहुत सक्रिय नहीं है, इसलिए आपको इस तरह के
मेंढक लोग दिखते रहते हैं और मेंढकों का काम है बरसात में निकलेंगे तो टर करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमित शाह बिहार के दौरे पे आ रहे हैं। जी, अमित शाह जी बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, क्या लग रहा है इससे क्या परिवर्तन? इसमें खबर क्या है? पिछले 10-12 वर्षों से हम लोगों ने देखा है कि जिस राज्य में भी चुनाव होता है मोदी जी और अमित शाह को वही राज्य दिखाई देता है। अब अगले 6 महीने तक अचानक से गुजरात के इन 2 नेताओं को बिहार की चिंता सताने लगेगी, बिहार की गौरवशाली अतीत की वो चर्चा करने लगेंगे। बिहार में भी कभी विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, इसकी चर्चा और इसकी याददाश्त उनकी ताजी हो जाएगी। बिहार के बच्चों, बिहार की गरीबी कैसे दूर होगी ये पता अभी उनको चलेगा। अगले 6 महीने तक जितनी भी सरकारी योजनाओं का बटन दबाया जाएगा उसका केंद्र भी बिहार बनाया जाएगा। जो योजना पहले से चल रही है, हर 3 महीने पे किसानों को स्वनिधि का पैसा भेजा जाता है, वो बटन दबाने के लिए मोदी जी बिहार में ही आकर दबाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन नवंबर के बाद ये दोनों लोगों को फिर बिहार कभी अगले 6 महीने तक 6 साल तक दिखेगा नहीं, क्योंकि तब तो बिहार उनके लिए सिर्फ मजदूर का सप्लाई केंद्र है। अच्छा तो तब होता जब अमित शाह जी आ रहे हैं और वो घोषणा कर दें कि अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में बिहार से मजदूरों का पलायन, जो गुजरात के फैक्ट्रियों में, मोरबी में, सूरत में जो लड़के इस गर्मी में 12-15 हजार रुपए में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं और गुजराती लोग उन फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अमित शाह जी ये घोषणा कर दें कि उन लोगों के, उन बच्चों को भी जो गुजरात के मजदूरों को मजदूरी मिल रही है उतनी मजदूरी तो कम से कम बिहार के बच्चों को दिलवाओ। ये बात यहां बिहार में कभी चर्चा नहीं होती है। हम लोग ये सब कहते हैं कि यहां से लोग बाहर मजदूर जाते हैं, लेकिन गुजरात के मजदूरों को उसी फैक्ट्री में जो पैसा मिल रहा है और बिहार के मजदूरों को जो फैक्ट्री में पैसा मिल रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा तब लगेगा जब अमित शाह जी आए और बताएं कि गुजरात के जो बड़े उद्योगपति हैं उनमें से कितने लोग बिहार को उद्योग लगाएंगे। पिछले 12-15 साल में तो लगाया नहीं। तो अब जन सुराग जब यहाँ है इन बातों के लिए, तो हम लोग ये जरूर गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि वोट आप लीजिएगा बिहार में और सारा इन्वेस्टमेंट, सारी फैक्ट्रियां, सारी तरक्की होगी गुजरात में। ये नहीं चल सकता है। गुजरात में की तरक्की हो, हम लोग को उससे दिक्कत नहीं है। गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रहा है, आप लोग पत्रकार महोदय लोग रोज उस पर चर्चा कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, न्यूज बनाते हैं। बुलेट ट्रेन बनाने के लिए भारत सरकार ने जापान से 1 लाख करोड़ रुपया का ऋण लिया है, गुजरात में नहीं लिया है, पूरे देश में ऋण लिया है, जिसमें बिहार का भी 13% हो गया है। अगर 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने ऋण लिया तो 13,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों पर भी वो कर्ज हो गया। वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है। अहमदाबाद से बॉम्बे तक जाने के लिए सैकड़ों विकल्प है, वहां फ्लाइट है, पहले से ट्रेन है, सड़क है, लेकिन वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है इतना पैसा लगाकर। क्यों? ताकि वहां तरक्की आए, लोगों को और सुविधा मिले भाई, हम लोग को दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम हम, अगर गुजरात के लोगों के लिए बुलेट ट्रेन मिलेगा तो बिहार के लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन तो होना चाहिए। यहाँ के लोग तो पैसेंजर ट्रेन के लिए मारामारी कर रहे हैं। हम लोग 40 MP जिताकर भेजे हैं, गुजरात से 26 MP गए। तो ये बात तो बिहार के लोगों को समझना होगा ना कि वोट अगर हमारा है तो कुछ अधिकार तो हम लोग का होना चाहिए। सिर्फ गुजरात के लोगों का ही तरक्की क्यों होगा? और गुजरात के लोगों के तरक्की के नाम पर कितने दिन तक बिहार के लोग वोट देते रहेंगे? जनसुराज में हम लोग गांव-गांव जाकर यही तो कह रहे हैं कि मेरे भाई, एक बार अपने राज्य की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे दो। गुजरात और कर्नाटक और तमिलनाडु का विकास और देश और पाकिस्तान और चाइना का बात बहुत हो गया। ये बिहार विधानसभा का चुनाव है, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। तो अमित शाह जी जब आएंगे तो आप लोग को मौका लगे तो सवाल पूछिएगा कि पिछले 15 साल में केंद्र में उनकी सरकार है, कितनी फैक्ट्री बिहार में लगी है। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने के लिए सार्वजनिक तौर पर सभा में मुख्यमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, जो उन्हीं के मुख्यमंत्री है, हाथ जोड़कर मोदी जी से कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर बना दिया जाए, सेंटेनरी ईयर है। मोदी जी ने मंच से उसको खारिज कर दिया। फिर भी अगर पटना विश्वविद्यालय से सरोकार रखने वाले लोग जाकर मोदी जी को, भाजपा को वोट देते हैं तो दोष मेरा और आपका है, मोदी जी का नहीं। सर, आरजेडी 38% मतदाता की बात कहती है कि उसके 38% की मतदाता उसके साथ, तो जन सुराज के साथ कितने प्रतिशत मतदाता रहेंगे?
जन सुराज के साथ बिहार का हर वो मतदाता, आपने ठीक कहा कि आरजेडी 38% मतदाताओं की बात कर रहा है, जन सुराज 100% बिहारियों की बात कर रहा है, उसमें वो 38% भी शामिल है जो उनके समझ से, आपके समझ से आरजेडी का समर्थक है। हम लोग किसी जाति, समुदाय, संप्रदाय विशेष क्षेत्र की राजनीति नहीं करते हैं, हर उस बिहारी की राजनीति कर रहे हैं जो बिहार में परिवर्तन चाहता है, हर उस बिहारी की बात कर रहे हैं जो पिछले 30-35 साल से बिहार में विकल्प न होने की वजह से कहीं ना कहीं अपने मन में कूड़ता रहा है, दूसरे राज्यों की तरक्की को देखकर अफसोस करता रहा है कि काश ऐसा होता कि बिहार में भी कोई दल होता, बिहार में भी विकल्प होता जहां हम लोग भी विकास की बात करते। तो आपने कहा, अगर आपका सवाल यह है कि आपका वोट बैंक क्या है, वोट बैंक के नजरिए से भी देखिएगा तो बिहार में जाकर आप सर्वे कर लीजिए, मतदाता चाहे आरजेडी का हो या भाजपा का, जदयू का हो या कांग्रेस का, करीब करीब 60% से ज्यादा मतदाता बिहार में आज नया विकल्प चाहता है, बदलाव चाहता है। वो जरूरी नहीं है कि वो जन सुराज चाहता है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। तो जन सुराज का वोट बैंक वही 60% मतदाता है जो बिहार में अब बदलाव चाहता है। की बात करेंगे एक एक करके पूछ जी। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जन सुराज ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम लोग ऐसे किसी भी कानून के खिलाफ हैं जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को उसमें सहभागी नहीं पाता है या उससे असहमत है या उससे डरा हुआ फील करता है। बात इसकी नहीं है कि वक्फ बोर्ड का कानून सही है या गलत, गलत है कुछ लोगों की नजर में, कुछ लोगों की नजर में सही भी हो सकता है, हम लोग की नजर में गलत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप उसको बना कैसे रहे। जिस 20% आबादी को आपके हमारे फोरफादर्स ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने, जिनको ये आश्वस्त किया कि तुम भारत में रहो, भारत एक सेकुलर देश बना रहेगा, भारत तुम्हारा भी उतना ही होगा जितना दूसरों का होगा, जिनके भरोसे पर ये लोग यहाँ रहे, जिस संविधान ने उनको प्रोटेक्शन दिया, अगर उस संविधान के किसी प्रावधान में आप आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं, ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि समाज के जिन वर्गों को ये कानून प्रभावित करेगा उनको कम से कम विश्वास में तो लीजिए। अगर हमारे पिताजी ने या हमारे दादाजी ने कोई कमिटमेंट समाज के लिए किया है तो क्या मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है कि मैं अपने बाप दादा के किए हुए कमिटमेंट पर ईमानदारी से खड़ा रहूं? तो ये तो कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। इस देश में जो हिंदू रहते हैं, जो इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि गांधी जी ने अगर कुछ कहा है तो उस पर हमें कायम रहना चाहिए, ये सबका मुद्दा है। इसलिए वक्फ बोर्ड के हम लोग खिलाफ है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का अगर कानून बनता है तो इसके लिए बनाने वाले भाजपाई तो दोषी हैं ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर जाएगा, क्योंकि अगर ये व्यक्ति, अगर आज भाजपा को कानून बनाने में ये 12 सांसद वहां पर वोट न दें तो आज वक्फ का कानून नहीं बनेगा। तो मैं आपके माध्यम से कम यहाँ के मुस्लिम साथियों से, उन नेताओं से जो आज भी जदयू से जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दल छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लिखकर नीतीश कुमार को एक चिट्ठी तो भेजिए कि अगर वक्त पर आपने भाजपा के साथ मिलकर वोट दिया तो हम लोग आपके विरोध में हैं या हम आपका दल छोड़ेंगे। कम से कम नीतीश कुमार पर इसका दबाव तो बनाइए। भाजपा वालों ने तो कह के किया है कि भाई हम ये करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ के मुसलमानों के वोट से, उनके समर्थन से आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर 2015 में नीतीश कुमार को, महागठबंधन को मुसलमानों ने वोट नहीं किया होता तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं गांव में बैठे रहते। इसलिए अगर आप गांधी की बात करते हो, समाजवाद की, लोहिया और जयप्रकाश की बात करते हैं, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि जब आज आपके हाथ में है कि ये कानून बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो आपको गांधी के विचारों के साथ खड़ा होना चाहिए। इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहिए। और अगर वो नहीं सुनते हैं, वक्त का कानून बनता है, तो आप लिख कर रखिए, सबसे बड़ा खामियाजा, सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान बिहार में जदयू को होगा। क्योंकि जैसे सीए एनआरसी में नीतीश कुमार ने गलती की तो हम जैसे कई साथियों ने उनका साथ छोड़ा। मुझे लगता है कि वक्त पर अगर नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रह के वोट किया
तो मुसलमानों का जो भी रहा सारा विश्वास या समर्थन उनको हासिल है वो सब कुछ उनसे हट जाएगा। प्रसन्न जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने आपकी पार्टी का किया है कि बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। पिछले दिनों अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने बोला कि मेरी समस्या ये नहीं है कि हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं, समस्या ये है कि कैंडिडेट वो चाहिए जो मानसिक रूप से भ्रष्ट ना हो। यही वर्ड था उनका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पैमाना कैसे सेट करेंगे आप कि आपका कैंडिडेट मानसिक रूप से भ्रष्ट नहीं है। देखिए, शब्दों का चयन तो हर व्यक्ति का अपना अपना है, लेकिन बात तो वो यही कह रहे हैं कि जनसुराज उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ाएगा जो समाज की नजर में सही है, सही व्यक्ति है, समाज को कुछ देना चाहता है। ये उन लोगों का दल नहीं है जो एमएलए बनकर, मंत्री बनकर, ठेकेदारी करके, शराब बालू के जरिए बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग इसमें वो लोग हैं जो जीवन में जिन्होंने कुछ किया है, हासिल किया है, संघर्ष किया है, समाज के लिए खड़े रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये जज्बा है कि अगर कोई सही प्लेटफॉर्म होता तो हम भी जुड़कर समाज के लिए कुछ कर पाते। किसी के पास से पैमाना नहीं है, हमारे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, थर्मामीटर नहीं है कि मैं बता दूं कौन सही कौन गलत। लेकिन ये भी संभव है कि बहुत ईमानदार व्यक्ति को आप टिकट दीजिए और जीत कर आए तो वो भ्रष्ट हो जाए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिस्टम को अकाउंटेबल बना रहे हैं। मैं ओपनली मन से कहता हूं कि अगर जनसुराज से भी गलत आदमी खड़ा होता है उसको वोट मत दीजिए, और अगर जनसुराज के सही आदमी को वोट भी दे रहे हैं तो ये कह के दीजिए कि सिर्फ 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं। लोकतंत्र में जो आप वोट देते हैं, जो आप विश्वास भरोसा जताते हैं, वो 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं। यही बात तो हम लोग 2 साल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां से पूरे देश की 1/3 इकोनॉमी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 5 राज्यों में 1/3 देश की इकोनॉमी है। ये 5 राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग विचारधारा के दल वहां पर शासन में हैं, अलग अलग नेता हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, आजादी के बाद आज तक इन 5 राज्यों में कोई एक मुख्यमंत्री, कोई एक नेता 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना। क्यों? क्योंकि जनता ने उन पर शिकंजा रखा है कि आप काम नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। बिहार में चाहे जनसुराज की सरकार बने या किसी दूसरे पार्टी की, जब तक नेताओं के मन में ये डर नहीं होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हटाएगी, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। जनसुराज भी सुधार नहीं कर पाएगा। तो हम लोग विकल्प दे रहे हैं ताकि जनता के पास ये अवसर रहे कि जो काम न करे तो किसी दूसरे को चुनिए। बिहार में विकल्प ही नहीं है। लोग जान रहे हैं कि आदमी ने काम नहीं किया है, 5 वर्ष भ्रष्टाचार किया है, फिर चुनाव आता है, कहता है भैया लालू तो कितना भी आदमी खराब है, लालू के जंगल राज से तो ठीक है, तो चलो इसी को वोट दे दो। इसी तरह मुस्लिम साथियों की आप देखिए, सीमांचल में मुसलमान साथियों का क्या हालत है। पढ़ाई के नजरिए से, आर्थिक दृष्टि से, रोजगार के नजरिए से सबसे ज्यादा अगर कोई कष्ट में है तो मुस्लिम परिवार है। बावजूद इसके वो वर्षों से लालू को क्यों वोट दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि सामने भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं। उनके पास विकल्प हो तभी समाज में सुधार होगा। सर, आप विकल्प की बात कर रहे हैं और जातिगत समीकरण जो रहा है बिहार में, वो शुरू से ही काफी रूढ़िवादी तरीके से राजनीति में भी चलती आ रही है। आप जनता को बड़े बड़े शब्दों में उठाने की आप भी कोशिश कर रहे हैं, बाकी पार्टियां भी करती है और हर साल करती है चुनाव में, लेकिन पलायन, बेरोजगारी, जस्टिस का बिहार में नहीं आना, ये सबसे बड़ा मुद्दा आप भी बता रहे हैं। विकल्प के तौर पे अपने को पेश तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इसका समाधान क्या है? जनसुराज। मेरे भाई, आप यहाँ कितने दिन से पत्रकारिता करते हम नहीं जानते हैं। आपने कहा कि बिहार में जाति के आधार पर, समीकरण के आधार पर ही चुनाव होता है। आप बताइए कि पूरे बिहार में लोगों ने भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया है। मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? आप तो बहुत भारी पत्रकार हैं। मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? जिन लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है, नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? अगर लालू जी की भी बात कर लें तो लालू जी की जाति के 15-16% लोग बिहार में रहते हैं। तो क्या लालू जी को 15% वोट से आप बिहार जीत जाइएगा? ये जो बात आप लोग रोज फैलाते हैं, ये भी नहीं समझते कि इससे आपको बिहार का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। आप कभी बिहार के बाहर जाइए, क्या गुजरात में जातियों की राजनीति नहीं है? 1980 में वहां पर खाम थियरी की बात होती थी, KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, जो कांग्रेस को वोट करता है। क्या खाम थियरी बिहार में बनाया गया था? कर्नाटक में वोक्कालिंगा और लिंगायत की राजनीति होती है, तो क्या वो बिहार में है? कम्मा और रेड्डी आंध्र में राजनीति कर रहे हैं, तो क्या वो बिहार में है?
ये कहां से आप लोगों ने दिमाग में बैठा लिया है कि खाली बिहार में जाति की राजनीति होती है? जाति जो एक मिनट रुकिए, जाति जो है वो समाज की एक सच्चाई है। समाज का जो भी हिस्सा है, अगर समाज में जाति है तो राजनीति पे भी उसका कुछ प्रभाव होगा। समाज में अगर हिंदू मुसलमान है तो उसका राजनीति पर प्रभाव होगा। अगर समाज में भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, तो उसका प्रभाव आपको राजनीति में दिखेगा। राजनीति तो समाज का आईना है, जो कुछ भी समाज में है वो राजनीति में भी दिखेगा। जाति एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। मुस्लिम जो है वो क्यों लालू जी को वोट दे रहा है? मुस्लिम की जाति और लालू जी की जाति एक तो नहीं है। वो इसलिए दे रहा है कि वो भाजपा को नहीं दे सकता है। इसी तरह बहुत बड़े हिंदू समाज में बहुत जातियां ऐसी हैं, बहुत जातियों के लोग ऐसे हैं जो भाजपा को या नीतीश को इसलिए वोट देते हैं कि वो लालू जी के जंगल राज से डरते हैं। उनका जातियों से कोई लेना देना नहीं। आप इतना सिंप्लीफाई करके बता देते हैं आप लोग, यहाँ तो सब जाति पर होता है। क्या प्रत्याशियों के चयन में ये प्रेशर रहेगा जनसुराज को कि जनसुराज को कोई प्रेशर नहीं है। जनसुराज को न जाति का प्रेशर है, ना उम्मीदवारों के आर्थिक हैसियत का प्रेशर है। जनसुराज को एक प्रेशर जरूर है कि 2-2.5 साल से गांव-गांव में जो लोगों की आशा अपेक्षा जनसुराज से बनी है, लोग रास्ते चलते आकर कहते हैं भैया आपसे बहुत उम्मीद है, उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रेशर जरूर है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। सबसे गलती हो सकती है, हम लोग से भी हो सकती है। उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रेशर है, दबाव है। जाति का दबाव, पैसे का दबाव, बाहुबल का दबाव वो जनसुराज पर नहीं है। नीतीश कुमार का तबियत कैसा है? नीतीश कुमार का तबियत कैसा है तो आप ही हमको बताइएगा। नीतीश देखिए, हम लोग यहाँ पर कई साथी आप लोग हंस रहे हैं। ये कितनी दुखदाई स्थिति है कि यहाँ पर अगर किसी सिपाही की, टीचर की भी भर्ती होती है तो उसके स्वास्थ्य की जांच होती है। अगर मेडिकल फिटनेस ना हो तो आप सिपाही भी नहीं बन सकते। 13 करोड़ लोगों का भविष्य, आपका और आपके बच्चों का भविष्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आज है जिसके मानसिक स्थिति के, जिसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हर तरह का स्पेकुलेशन चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये आपको हमको पता है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को इसकी जानकारी नहीं है। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार शारीरिक तौर पर थक गए हैं और मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं स्वस्थ नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे। सबसे पहले नीतीश कुमार जी के मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी उन्हीं के मित्र भाजपा के बड़े नेता सुशील मोदी ने किया। आप जाकर वीडियो देख लीजिए। नवंबर 2023 में विधानसभा के सामने सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जी को मानसिक रोग हो गया है, गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद से तमाम नेता ये बात कहते रहे। हम लोगों ने जनसुराज में कभी किसी के व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर उस पर टिप्पणी नहीं की है। मैंने टिप्पणी पहली बार जनवरी में किया जब बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में सरकार से बातचीत के दौरान हम लोग को एहसास हुआ कि नीतीश कुमार को ज्यादातर बातें या तो समझ में नहीं आ रही है, उनको याद भी नहीं रह रहा है। तो हम लोगों ने ये डिमांड करी है कि भाई ये रोज की चर्चा बंद हो। इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार स्वयं से एक मेडिकल फिटनेस का रिपोर्ट जारी कर दें। वो न करे तो कम से कम पत्रकारों के सामने आकर, कुछ नहीं तो अपने राज्य के जिला का नाम बता दें, मंत्री परिषद में साथियों का नाम बता दें। जहां तक हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम बताने की स्थिति में आज नहीं है। फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना के रखा है। किसने रखा है? भाजपाइयों ने रखा है। जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर, नेताओं को खरीदकर अपना दल, अपना सरकार बनाता है, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई बिहार में तुम्हारे 75 विधायक हैं, नीतीश जी के 42 है, तुम इतना बड़ा दरिया दिल कैसे हो गए हो कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना रखा है। तो मेरे भाई, ये बिहार की के तकदीर में ये हमेशा गलती रही है। जैसे पहले कांग्रेसियों ने हम लोग को लालू के हाथ में बेचा, उसी तरह भाजपाइयों ने बिहार के लोगों के भविष्य को नीतीश के हाथ में बेच दिया है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार के बर्बादी के लिए जिम्मेवार लालू नीतीश हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं। क्योंकि चाहे जितनी भी बिहार की जनता बेवकूफ हो, जितना भी जातियों में बटा रहे, आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। लालू जी अपने जीवन में बिहार में एक ही बार जीते हैं, 1995 में। उसके बाद लालू जी जितनी बार सत्ता में आए वो कांग्रेस जैसे दलों के सहयोग से आए। नीतीश कुमार अपने लंबे जीवन काल में सिर्फ एक बार 117 तक पहुंच पाए 2010 में। उसके बाद जितनी बार मुख्यमंत्री रहे वो भाजपा के सहयोग से रहे।
तो असली गुनाहगार कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस है, जो चंद सांसदों के समर्थन के लालच में बिहार की चिंता नहीं करते हैं। दिल्ली में बैठ के सोनिया गांधी को अगर 15-20 सांसदों का समर्थन लालू जी देते रहे तो बिहार में जंगल राज उनको नहीं दिखेगा। उसी तरीके से आज 12-15 सांसदों का सहयोग मोदी जी को मिल रहा है तो उनको बिहार के लोगों की त्रासदी, बिहार के बच्चों की अशिक्षा, पलायन उनको नहीं दिखेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।